आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये टर्म अगर आप समझ लेते हैं तो आपको नॉर्मेलिटी जो एक नई कंसंट्रेशन टर्म है उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। नॉर्मेलिटी जब हम आपको समझाएंगे तो उसमें क्या होता है, दो टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट मास, दूसरा होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जबकि इक्विवेलेंट मास को हमने बहुत ही डिटेल में समझाया था, एक बुक वाली डिफिनेशन भी बताई थी, एक हमने एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि इक्विवेलेंट मास एक्सपेरिमेंट करके कैसे फाइंड किया जाता है। दोनों वैल्यू को हमने आपको दोनों मतलब डिफिनेशन डिटेल में समझाई थी, जिससे कि आपको इक्विवेलेंट मास की क्या आ जाए, फीलिंग आ जाए। ठीक है, तो बुक वाली डिफिनेशन भी समझाई थी और वो भी समझाई थी। ऐसा उसमें से कोई भी पॉइंट नहीं था जो हमने डिस्कस ना किया हो, लेकिन बस एक ही पॉइंट उसमें डिस्कस करने के लिए रह गया था, जो कि हमने इक्विवेलेंट मास बताया था, उसका जो फार्मूला बताया था उसमें एन फैक्टर हमें डिस्कस करना था। वो एन फैक्टर हम जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको समझा देंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी में क्या होता है, एक टर्म तो हमने बोर्ड पर लिख दिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बहुत ज़्यादा उसमें यूज होता है नॉर्मेलिटी में। दूसरा क्या था, इक्विवेलेंट मास था। इक्विवेलेंट मास था, उसका फार्मूला हमने आपको क्या बताया था अपने पहले वाले लेक्चर में, हमने बताया था ऊपर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, नीचे क्या होता है, अपॉन में होता है एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, हर एक स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है। एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, किसी कंपाउंड या किसी आयन या फिर रेड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन सभी स्पीसीज के लिए क्या होता है, एन फैक्टर अलग अलग होता है। तो हम अपने आने वाले लेक्चर में एन फैक्टर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट मास को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें, जो इक्विवेलेंट मास है, अगर आपको समझना चाहते हैं कि ये क्या होता है तो मेरे पहले वाले लेक्चर आप देखिए। पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया इक्विवेलेंट मास को। अगर आपको लेक्चर नहीं मिला तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या हुआ है, आपको उस वीडियो की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर आप क्लिक कर उस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नॉर्मेलिटी में दो टर्म यूज होते हैं, एक इक्विवेलेंट मास यूज होता है और दूसरा होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसमें से इक्विवेलेंट मास हम समझा चुके हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम समझाने जा रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें क्या बताता है, ये बताता है कि आप बिना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किए हुए आप बता सकते हैं किसका अमाउंट, कि रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगी तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अमाउंट क्या होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, आइए रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एसिड है, क्या है, एसिड H2SO4। ठीक है, आपने ले लिया एसिड के साथ ले लिया बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने जब इसे रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को सबसे पहले आप बताइए इसका कितना अमाउंट, मतलब इसकी कितनी क्वांटिटी, इसकी कितनी क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करेगी तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी। आप बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते। जब तक कि आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो आप बता नहीं सकते कि इसकी कितनी क्वांटिटी रिएक्ट करेगी और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो चलिए ये रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर सोडियम कितने एटम है, 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर भी 2 हैं, 4 हुए, तो यहाँ पर लेकिन 2 हैं। तो हमने ये कर दिया केमिकल रिएक्शन को बैलेंस। अब बताइए इसकी कितनी क्वांटिटी के साथ रिएक्ट कर रही है तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे जिसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो आपने जिसके हेल्प से बैलेंस किया है उससे कंपेयर करके क्या बताएंगे, आप बताएंगे 1 मोल H2SO4 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, 1 मोल सोडियम सल्फेट बनता है। कितना, 1 मोल। देखिए हमने यहाँ पर क्या नाम लिख दिया, जबकि हमें यहाँ पर मोल लिखना था। 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर क्या है, 1 मोल सोडियम सल्फेट है, जबकि यहाँ पर 2 मोल क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, 2 मोल हमने लिख दिया। तो आपने बताया कि नहीं बताया, 1 मोल H2SO4 2 मोल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो 1 मोल बनता है, और 2 मोल H2O बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। आपने ये कैसे बताया, रिएक्शन को बैलेंस किए हुए बताया कि नहीं बताया, जब आपने रिएक्शन को बैलेंस किया। लेकिन आप बताइए रिएक्शन को बिना बैलेंस किए हुए आप बता सकते हैं इसकी कितनी क्वांटिटी के साथ रिएक्ट कर रही है और इसकी कितनी क्वांटिटी हमें मिल रही है। बिना रिएक्शन को बैलेंस किए हुए आपको बताना है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन बताना बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट दिया गया है इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, इसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। जब ग्राम
इक्विवेलेंट आप निकाल लेते हैं तो ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जो आपको क्या बिना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किए हुए बता देता है। क्या बता देता है कि इसकी कितनी क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करेगी और ये कितनी क्वांटिटी में मिलेगा। कैसे बताएगा? बिना बैलेंस किए हुए। बस आपको इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, आप निकाल लेंगे। उसकी हेल्प से आप बता देंगे कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट कर रहा है तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट हमें मिलना है। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो बिना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किए हुए हमें बताता है कि कितनी क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है, कितनी क्वांटिटी हमें प्रोडक्ट की मिल रही है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट का क्या लिखते हैं? फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला? क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला? क्या होता है? नंबर ग्राम इक्विवेलेंट इसका फार्मूला होता है, ऊपर क्या होता है? गिवन मास होता है। क्या होता है? गिवन मास, जो कि दिया होगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन में। नीचे क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है। ये क्या होता है? नीचे क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है। इक्विवेलेंट मास ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, जब हम नॉर्मेलिटी आपको समझाएंगे तो हम वहां पर नहीं समझाएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इसके लिए एक हमने छोटा सा अलग लेक्चर बनाया है और इसके लिए हमने देखिए आज वाले लेक्चर में बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये ग्राम देखिए, ये फार्मूला हमने बता दिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। इसे हम और भी फार्मूला बना सकते हैं, इससे हम और फार्मूला बना सकते हैं। इक्विवेलेंट मास की फार्मूला जो है, ये देखिए इक्विवेलेंट मास है, इसका फार्मूले की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं तो एक नया फार्मूला आ जाएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट, ऊपर तो गिवन मास है, ऊपर क्या है? गिवन मास है। सबसे पहले हमने लिखा गिवन मास, ठीक है, अपॉन में क्या है? इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास की जगह हम ये पूरे टर्म लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन में क्या है? एन फैक्टर। क्या है? एन फैक्टर। ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए इसे ऊपर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ग्राम, ये भी हमने शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा गिवन, यहाँ तो स्पेस ही नहीं है। ठीक है, हम इसे रफ कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं? रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। जब हम इसको रफ कर देंगे तो यहाँ पर हमें फार्मूले लिखने में क्या होगी? आसानी होगी। ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा? गिवन मास होगा, गिवन मास, और अपॉन में क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास, जो कि डिवाइड में था ऊपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में एन फैक्टर। एन फैक्टर हम अपने आने वाले लेक्चर में बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे। हर एक कंपाउंड का, हर एक स्पीसीज का एन फैक्टर हम डिटेल में अपने आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 25 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको नोट करना है फार्मूला तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने हर एक चीज़ आपको समझाई है। ये जो हमने दो पैरामीटर बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। आप यहाँ पर समझ लेते हैं तो आपको नॉर्मेलिटी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। हमने देखिए क्या फार्मूले बताएं, एक तो इक्विवेलेंट वाला फार्मूला बताया, ये फार्मूला तो हो ही गया। ठीक है, ये तो ये फार्मूला क्या है? ये तो इसमें हमने सबकी वैल्यू रखी है। एक फार्मूला हमने आपको ये बताया। ठीक है, चलिए आइए यहाँ से लिखते हैं। एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला इक्विवेलेंट वाला हमने बताया था वो भी लिख लेते हैं। इसे रफ कर दें, आइए इक्विवेलेंट वाला फार्मूला भी लिख लेते हैं जो हमने रफ कर दिया है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, इसका फार्मूला हमने क्या बताया था? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन नीचे क्या था? एन फैक्टर था। ये हमने फार्मूला बताया। ये देखिए कितने फार्मूले हो गए? 3 फार्मूले हो गए। कितने? एक हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये तीसरा फार्मूला हो गया। बस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये। इन फार्मूले को क्या करिए, बहुत ही डीपली समझिए। हमने 2 कंसंट्रेशन टर्म आपको बहुत ही इस लेक्चर में डिटेल में समझा दिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और इक्विवेलेंट मास को हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये वाले लेक्चर में हम इसे समझा नहीं सकते क्योंकि लेक्चर मेरा लंबा हो जाएगा। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्म भी इंपॉर्टेंट है और इनके जो फार्मूले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास जब हम नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म समझाएंगे ये वहाँ बार बार रिपीट होगी, तो वहाँ आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने अलग से लेक्चर बनाकर आपको समझा दिए हैं। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो कंक्लूड करने जा रहे हैं।
वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर एक फार्मूला और बन रहा है। जैसे हमने यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास लिखा है, यहाँ पर आप देखिए मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या लिख सकते हैं, मोलर मास भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोलर मास भी। तो चलिए आइए यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की जगह आप मोलर मास भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर क्या है, गिवन मास अपॉन में क्या है, मॉलिक्यूलर मास। उसको हम मोलर मास भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोलर मास। क्या लिख सकते हैं, मोलर मास। क्या लिख सकते हैं, मोलर। ये क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, n फैक्टर इंटू n फैक्टर। ठीक है, इसे हम ऐसे कर दें जिससे कि आपको पता चले। ठीक है, तो आप बताइए गिवन मास अपॉन मोलर मास ये क्या होता है। ये तो आप पढ़ चुके हैं। इसकी जगह आप कुछ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, जल्दी सोचकर बताइए, क्योंकि हमने बहुत ही बार जितना न्यूमेरिकल कराया है हमने बताया गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते तो क्या आता है। जल्दी से बताइए तो क्या आता है, जल्दी से डिस्कस करके हमें जल्दी से याद करके बताइए हमने आपको क्या बताया है। हमने बताया जब भी गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करते तो वहां पर क्या आता है, मोल आता है। क्या आता है, मोल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, n फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा एक क्या बन गया, एक नया फार्मूला बन गया। ये फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करिए, उस कंपाउंड के मोल को और उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड हो जाएगा। हमने ग्राम इक्विवेलेंट के बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले बताएं। पहला फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला ये है और तीसरा फार्मूला ये है। बहुत ही तीसरा फार्मूला क्या है, ये तीसरा फार्मूला। और कोई भी फार्मूला हमने आपको रटवाया नहीं है, बहुत ही डिटेल में आपको सारे फार्मूले समझाए हैं। ठीक है, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अब कोई ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जो छूटा है, बस ये फार्मूला ही छूट गया था। किसी भी कंपाउंड में हम क्या करेंगे, अपने आने वाले लेक्चर में आपको ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के तरीके बताएंगे कि किस तरह ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मोल आपको फाइंड होगा तो उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। आप करिए, तीनों फार्मूले को नोट कर लीजिए। हम वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।